जय हिंद दोस्तों, लोधा क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इकोनॉमी अर्थशास्त्र बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत दोस्तों मुद्रा बैंकिंग और लोकवित्त वाले अर्थशास्त्र के इस पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे केंद्रीय बैंक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पूरे विस्तार से दोस्तों हम जानने का प्रयास करेंगे और इसके सभी व्यावहारिक तथ्यों पर, अर्थात कि आरबीआई एक्चुअल में क्या है, इसके कार्य क्या क्या है, इसका क्या महत्व है, ये सारी चर्चा आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं। दोस्तों, जब भी अर्थशास्त्र का नाम आता है तो हमारे चेहरे पर थोड़ी सी उदासी छा जाती है कि यार इसमें कुछ पल्ले तो पड़ता नहीं है। कई सारी टर्में ऐसी होती है जो आप लोगों को परेशान करती है, लेकिन मेरे दोस्तों थोड़ा सा मुझ पर विश्वास कीजिए। जो मैं आप लोगों को बार बार रिपीट करता हूं ना कि जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता हो उसे थोड़ा सा टाइम देना चालू कर दें, देखते ही देखते वो आप लोगों के लिए कब आसान बन जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। जब भी आप पहले आपको पॉलिटिकल साइंस बहुत डिफिकल्ट लगता था, लेकिन अब जब पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है और आप लोग अब पूरी तरह अटेंड कर चुके हैं उसको, तो अब आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी से भी ज्यादा इजी हो चुकी है। और इसी तरह से मैं आपसे बोल रहा हूं कि इकोनॉमी भी कोई ऐसा डरावना भूत नहीं है। अगर इसकी क्लासेस भी अगर आप कंटिन्यू लेते हैं या इसको थोड़ा सा टाइम ज्यादा देते हैं तो ये सब्जेक्ट भी आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस की तरह इजी होने वाला है। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे ये सेशन सिर्फ बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए ही नहीं बल्कि बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीए, एलएलबी, एमए और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी एग्जाम्स के लिए हमारे ये सेशन महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, हेल्पफुल होने जा रहे हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का सेशन, जिसमें हम कंप्लीटली बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो आगे बढ़े उससे पहले मैं उन दोस्तों को जो पहली बार हमको फॉलो कर रहे हैं, जो पहली बार हमारे सेशन पर आए हैं, उनको विशेष रूप से बोलना चाहूंगा कि अभी आपको सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, कोई लाइव या शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप परीक्षण कीजिए हमारे सेशनों का, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां जाकर के आप सभी सब्जेक्टों के सेशनों को चेक कीजिएगा। कोई भी सेशन आपको शॉर्ट में अवेलेबल नहीं होगा। यहाँ पर सभी क्लासेस जितने भी सेशन हमारे होते हैं सब के सब दोस्तों पूरे फुल डिटेल के साथ होते हैं, पूरे विस्तार से होते हैं, जिसमें हम आपको प्रत्येक सेशन के डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी अवेलेबल करवाते हैं, जिसके माध्यम से आप लेक्चर भी देके और साथ ही साथ में एग्जाम के टाइम पे आप रिवीजन कर पाए, उसके लिए हम आपको क्लास नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। लेक्चर भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई चार्जेस आपसे वसूल नहीं किया जाता है। और इसी के साथ में दोस्तों एक बार सेशन की लेंथ चेक कीजिए, उसकी क्वालिटी चेक कीजिए, एक्सप्लेनेशन का तरीका चेक कीजिए, उसके बाद आइए, उसके बाद हमको ज्वाइन कीजिए। अगर आप चेक कर चुके हैं, अगर आप हमारे सेशनों से संतुष्ट हैं तो बिल्कुल आज हमारे साथ जुड़ करके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर तक कंप्लीटली हमारे साथ अध्ययन आप कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने सेशन की। पॉलिटिकल साइंस जो जिनको नहीं पता बता दूं मैं, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों ईयर का पॉलिटिकल साइंस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। उसके सभी सब्जेक्ट, जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटियों में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट ईयर में अलग पॉलिटिकल साइंस के पार्ट है, सेकंड ईयर में अलग अलग है। तो दोस्तों ये जो देखिए, फर्स्ट ईयर में 4 पॉलिटिकल साइंस के पार्ट कंप्लीट कर दिए गए हैं, सेकंड ईयर में 4, थर्ड ईयर में 3। तो ये जो पार्ट अलग अलग है आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, जो आपके सब्जेक्ट में पार्ट, आपके सिलेबस में पार्ट हो, उसको आप लीजिए, पूरी तरह से कंप्लीट, पूरे विस्तार से पढ़िए, कहीं भटकने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक आपको यहां से मिल गया, दूसरे टॉपिक के लिए कहीं और सर्च करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी टॉपिक आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही जगह मिलेंगे। दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि सेकंड यूनिट का आज हम टॉपिक नंबर 5 को कंटिन्यू करने वाले हैं, है ना। इससे आप समझ पा रहे होंगे ना किस प्रकार से टॉपिक वाइज टॉपिक हम सभी सेशनों को लेकर के आते हैं, कोई टॉपिक बीच में नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए तो टॉपिक सेकेंड यूनिट का टॉपिक नंबर 5, जिसमें केंद्रीय बैंक के अर्थ, कार्य और महत्व पर चर्चा हमको करनी है। तो इसी के साथ में दोस्तों क्या क्या हमको आज पढ़ने को मिलेगा इस सेशन में। सबसे पहले हम बात करेंगे स्थापना की, ठीक है ना। तो केंद्रीय बैंक की अर्थात की रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, किस प्रकार से हुई है, तो इसके एस्टेब्लिशमेंट पे बात करेंगे। उसके बाद हम इसके स्थापना के उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे। बाद में बात करेंगे थर्ड नंबर में भारतीय रिजर्व बैंक का संगठन किस प्रकार से, जो वर्तमान में रिजर्व बैंक है हमारा आरबीआई है, उसका संगठन किस प्रकार से हुआ है। लास्ट में हम बात करेंगे रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई के कार्यों की, तो फंक्शन ऑफ द आरबीआई, इन पर हम पूरे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो इनके माध्यम से आप देख के समझ सकते हैं
कितने विस्तार जो है हम इस सेशन को देने वाले हैं, तो थोड़ा सा लंबा सेशन जा सकता है, लेकिन पूरे टॉपिक को एक ही लेक्चर में हम कवर करेंगे, इसके अलावा लेक्चर में नहीं जाएंगे। अन्यथा आपको 2 से 3 लेक्चर आपको मिल सकते हैं अकेले आरबीआई के टॉपिक पर। तो दोस्तों विद कंटेंट है ना, और वो भी इफेक्टिव कंटेंट के साथ में मैं किस प्रकार से आप लोगों को लेकर आ रहा हूं डेटा, आप स्वयं देख करके उसका परीक्षण कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी स्थापना की। तो आरबीआई की स्थापना की दोस्तों जब बात की जाती है तो सबसे पहले हम इसके पहले के इतिहास को अगर हम देखें, आरबीआई से पहले के इतिहास को दोस्तों अगर हम देखें, तो आरबीआई का ये समझिए कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उससे पहले की कहानी, प्रथम विश्व युद्ध से पहले की अगर हम कहानी का बात करें दोस्तों, तो मुद्रा का निर्गमन और मुद्रा का साख का नियंत्रण है ना, क्योंकि देखिए प्रत्येक इकोनॉमी में 2 पार्ट होते हैं अर्थव्यवस्था के। एक मुद्रा का निर्गमन मतलब नोट छाप करके नोटों का निर्गमन करना, मुद्रा का निर्गमन करना था कि नोट छापना। इसके अलावा साख नियंत्रण करना, बाजार में पैसा कम हो गया तो उसको बढ़ाना, उसमें ज्यादा हो चुका है, मुद्रास्फीति की स्थिति आ चुकी तो उस मुद्रा को कम करना, तो ये नियंत्रण कहलाता, साख का नियंत्रण। तो ये दोनों जो कार्य थे ना, ये अलग अलग संस्थाओं के पास में थे। मतलब मुद्रा का निर्गमन करने का जो कार्य था वो सरकार का था, अर्थात सरकार जब चाहे जितना चाहे उतना पैसा छाप सकती थी। कब? प्रथम विश्व युद्ध से पहले, ठीक है ना। लेकिन साख का नियंत्रण करना, बाजार पर जो है अपनी नजर रखना और बाजार को कंट्रोल करना, ये कार्य था उस समय इंपीरियल बैंक का। किसका? इंपीरियल बैंक का। तो ये कहानी कब की थी दोस्तों? जब हमारे भारत की अर्थव्यवस्था अंग्रेजों के अधिकार में थी, है ना, अंग्रेजों के अधिकार में थी। लेकिन इसके बाद में हमें महसूस हुई कि कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमें इसमें विशेष मैनेजमेंट की आवश्यकता है। अर्थात कि मुद्रा का निर्गमन और साख का नियंत्रण, जो अलग अलग कार्यों को हमने अलग अलग संस्थाओं को दे रखे हैं, इन दोनों कार्यों को एक ही संस्था को दिया जाना चाहिए और विद रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था एक सटीक रूप से आगे बढ़ सके, सटीक रूप से विकास कर सके, जैसा कि वर्तमान में कर रही है। तो इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए 1925 में हिल्टन यंग कमीशन, नाम याद रखेंगे दोस्तों, हिल्टन यंग कमीशन एक जो है एक संस्था बनाई गई थी, हिल्टन यंग कमीशन है ना। हिल्टन यंग कमीशन की स्थापना की गई थी। केंद्रीय बैंक को स्थापित करने पर इसने भी जोर दिया था। जब 1925 में हिल्टन की अध्यक्षता में एक कमीशन जो है नियुक्त किया गया था, जिसका पूरा नाम था हिल्टन यंग कमीशन। तो इसने भी केंद्रीय बैंक की स्थापना की बात कही थी। इसके अलावा इस कमीशन का मत था कि भारतीय मुद्रा बाजार में मुद्रा और साख नियमन करने की दोहरी जो नियंत्रण प्रणाली है वो सही नहीं है, उसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। भारतीय मुद्रा बाजार को सुव्यवस्थित और संगठित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जानी चाहिए। तो किसने कह दिया था? हिल्टन यंग कमीशन ने, है ना। याद रखिएगा, कमीशन का नाम याद रखना दोस्तों। 1925 में यह गठित हुआ था। कौन सा? हिल्टन यंग कमीशन। और इसने सबसे पहली बार कहा था कि भारत में एक केंद्रीय बैंक की आवश्यकता है जो मुद्रा का निर्गमन और साख का नियंत्रण दोनों कार्य कर सके, और वो भी स्वतंत्र रूप से, है ना। सरकार का इस पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए, किसी और का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, जिसके कारण से स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करे, जिससे हमारी इकोनॉमी अधिक से अधिक डेवलप हो सके, हमारा इंडिया भी जो है विकास की नई उपलब्धियों को हासिल कर सके। तो इसी के दौर में दोस्तों, इसी दौर में एक और समिति का आयोजन किया जाता है, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति। कौन सी समिति दोस्तों? केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति। तो बैंकिंग सेक्टर में जांच करने के लिए 1931 में एक समिति बिठाई गई थी, और इस समिति ने भी रिजर्व बैंक की स्थापना की बात कही, इसको महत्व दिया, और उसने कहा कि 1934, और है ना, ये जो देखिए पहले हिल्टन यंग कमीशन ने कहा कि भैया केंद्रीय बैंक की आवश्यकता है, उसके बाद में इस जांच समिति ने भी कह दिया 1931 कि भैया आवश्यकता है किसकी? केंद्रीय बैंक की। तो इन सबको लेकर के ही, अभी तक देश आजाद नहीं हुआ, याद रखिएगा, हमारी अर्थव्यवस्था अभी तक आजाद नहीं हुई थी, अंग्रेजों के कब्जे में ही थी, तब की बात चल रही है ना। तो 1900 इसी के कारण से 1931 में रिजर्व बैंक की स्थापना पर जोर दिया। वैसे ही 1934 में एक अधिनियम पारित होता है, 1934 में एक अधिनियम पारित होता है। अधिनियम का नाम क्या था दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। क्या नाम था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। क्लियर है ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1934 में पारित होता है।
1934 में पारित होता है और इसी अधिनियम के तहत ही दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना होती है, या ऐसा कहिए कि 1 अप्रैल 1935 से रिजर्व बैंक अपना काम करना शुरू कर देती है। तो इतिहास समझ आया इसका दोस्तों, इतिहास समझ आया ना, किस प्रकार से इसकी डिमांड हुई थी, ठीक है ना। याद रखेंगे आप लोग, प्रथम विश्व युद्ध से पहले की अगर बात करें हम लोग, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, उससे पहले की अगर हम बात करें, उस समय चूंकि हमारे यहाँ पर जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह थी ना भारत की, जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रही थी, वो इतनी पावरफुल नहीं थी। लेकिन जब विश्व युद्ध का समय आया था दोस्तों, तो उस समय तक काफी पावरफुल हो चुके थे। अब भारतीयों की मांग जो है अंग्रेजों को स्वीकार करना ही पड़ रहा था, क्योंकि अंग्रेज भी अब मजबूर हो चुके थे। तो कई सारी परिस्थितियां थी जिनके कारण से अब अंग्रेज सरकार झुकने लगी थी, और इसी कारण से भारतीय इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए ही विभिन्न प्रकार के कमीशनों ने भी जो है अनुशंसाएं जताई कि भैया भारत में एक ऐसी बैंक की आवश्यकता है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था क्षेत्र को मैनेज कर सके, और उसी के लिए आरबीआई के लिए ही 1934 में एक एक्ट पारित हुआ, और इस एक्ट के अंतर्गत ही 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हो जाती है। क्लियर है यहां तक का। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, इसकी स्थापना तो हो जाती है, अच्छा इसका स्वामित्व मतलब किसके पास में था भाई, आरबीआई तो बन गई, अब इसका स्वामित्व किसके पास था। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब तक देखिए, जब तक ये आरबीआई जो है ना, जब तक आरबीआई ये मान लीजिए अंग्रेजों के हाथों में थी, आरबीआई अर्थात ये मान लीजिए कि जब तक देश आजाद नहीं हुआ था तब तक, या ऐसा कहिए कि जब देखिए आरबीआई की स्थापना अंग्रेज शासनकाल में हुई थी, ब्रिटिश शासनकाल में हुई थी, तो उस समय तक, जब तक ब्रिटिश शासनकाल था तब तक आरबीआई क्या रही दोस्तों, प्राइवेट बैंक रही थी। प्राइवेट बैंक थी, निजी बैंक थी, है ना। क्यों कह रहे हैं हम निजी बैंक, क्योंकि देखिए 1949 से पहले तक रिजर्व बैंक जो थी ना, इसमें जो अंशधारी थे ना वो निजी लोग थे, निजी लोग थे। अब यार देखिए, जिस व्यक्ति जिसके पास में बैंक के अधिकतम शेयर होंगे वो उसका मालिक हो जाता है, तो उस समय निजी लोगों के पास में आरबीआई के शेयर अधिकतम थे, इस कारण से वो निजी बैंक थी, ठीक है। और इसकी उस समय पूंजी कितनी थी, अधिकृत पूंजी कितनी थी दोस्तों, तो उस समय अधिकृत पूंजी थी कितनी, 5 करोड़ रुपए, कितनी, 5 करोड़ रुपए, जो वर्तमान में भी उतनी है ना। तो इसकी अधिकृत पूंजी थी 5 करोड़ रुपए, जो शेयर थे 100 रुपए का एक शेयर था। इस तरह से उन्होंने 5 लाख शेयर जो है इश्यू कर रखे थे, 5 लाख शेयर थे इस आरबीआई के, 100 रुपए का एक शेयर था, जो कि लगभग सभी शेयर जो थे ना वो सब निजी लोगों के पास में ही थे। लेकिन 1 जनवरी 1949 के बाद में आरबीआई के लगभग सभी शेयरों को सरकार ने खरीद लिया, सरकार ने खरीद करके इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, और राष्ट्रीयकरण करके दोस्तों अब जो है ये निजी बैंक ना रह करके ये जो है ये अब सार्वजनिक बैंक बन जाता है, मतलब कि सरकारी बैंक बन जाता है, अर्थात आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो जाता है। क्लियर हुआ ना। तो कब से, देखिए 1949 से पहले ये निजी बैंक था, क्योंकि इसके जो शेयर थे या अंश थे ये निजी लोगों के पास थे। लेकिन 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हो जाता है, इसके जितने भी शेयर थे वो सब सरकार खरीद लेती है। क्लियर हुआ ना। अब अगर पूंजी की बात करें तो भैया क्या 1 जनवरी 1949 के बाद में जब बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ तो क्या पूंजी इसकी बढ़ाई गई जो पहले 500 करोड़ थी, तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। वर्तमान में भी जो आरबीआई है दोस्तों, आरबीआई की पूंजी 5 करोड़ रुपए ही है, जिसमें एक शेयर 100 रुपए का, और इसमें जो है 5 लाख शेयर है जो सबके सब सरकार के पास में है। तो क्लियर है ना। तो इस प्रकार से पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं किया, पूंजी एज इट इज रखी गई। बस सब फर्क इतना हुआ कि पहले जो है ये निजी बैंक थी और अब ये जो है सरकारी बैंक हो गए, मतलब सार्वजनिक बैंक हो चुकी थी। क्लियर है, सब सारे शेयर सरकार के पास आ चुके थे। अच्छा, इसकी स्थापना के उद्देश्य क्या थे, इसकी स्थापना क्यों की गई थी, आइए शॉर्ट में इसको देख लेते हैं। बैंकिंग प्रणाली का विकास करने के लिए पहला रीजन था, या कहें कि पहला उद्देश्य था कि बैंकिंग प्रणाली का विकास करने के लिए, है ना। तो एक सशक्त और पर्याप्त बैंकिंग या कहें कि ऋण प्रणाली का निर्माण करने के लिए केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई। इसके अलावा औद्योगिक वित्त व्यवस्था की व्यवस्था करने के लिए, भैया देश में अधिक से अधिक उद्योगों का विकास हो, अधिक से अधिक व्यापार हो, जिससे हम एक्सपोर्ट कर सके माल को, तो इस औद्योगिक विकास करने के लिए उनको ऋण की आवश्यकता होती थी। इस ऋण क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए, औद्योगिक ऋणों का विकास करने या विस्तार करने के लिए आरबीआई अर्थात कि केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई।
इसके अलावा बचत को बढ़ावा देने के लिए, तो बचत को बढ़ावा किस प्रकार मिलेगा यार, जब देश के कोने कोने में बैंकें खुल जाती है, लेकिन देश के कोने कोने तक बैंक तो खुल जाएगी, लेकिन वो बैंक क्या गारंटी है कि वो बैंक के जनता का पैसा लेकर के भागेगी नहीं, तो वो नहीं भागेगी। इसके लिए एक केंद्रीय बैंक का होना जरूरी है, जिससे कि पूरे देश में व्याप्त तो जितनी भी बैंकें हैं वो सबके सब आरबीआई के अंडर में काम कर सके, है ना। तो आरबीआई उन पर कंट्रोल करेगी। इससे क्या होगा, लोगों में बैंकिंग की आदत डलेगी। जब लोगों में बैंकिंग की आदत डलेगी तो बैंक के जो है शाख का निर्माण कर पाएगी। जब शाख का निर्माण होगा तो आपकी मुद्रा जो है डॉलर को पछाड़ के कभी न कभी ऊपर चली जाएगी। समझ पा रहे हैं ना, तो आपकी मुद्रा स्ट्रॉन्ग बनेगी। प्रत्येक देश की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ भारत की नहीं, प्रत्येक देश की बात कर रहा हूं। तो इस प्रकार से दोस्तों केंद्रीय बैंक का विभिन्न प्रकार से जो उद्देश्य रहे थे वो ले देकर के एक उनका जो केंद्रीय बिंदु रहा था वो रहा था अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से सशक्त बनाना, मजबूत बनाना। नेक्स्ट था मुद्रा प्रबंधन करना। मुद्रा का प्रबंधन करना, भैया बाजार में मुद्रास्फीति आ गई, मतलब पैसे बहुत सारे आ गए, महंगाई बढ़ गई, तो अब क्या करें, तो अब उसमें से पैसा कौन सोखेगा, पैसा निकाल करके उसको बैलेंस कौन करेगा, बाजार को बैलेंस कौन करेगा, आरबीआई कर सकता है और कोई कर ही नहीं सकता, आरबीआई करेगा। और अगर पैसे कम है बाजार में, पैसे बाजार में बहुत कम है, तो पैसे डालने का काम कौन करेगा, तो वो भी आरबीआई करेगा। तो इस प्रकार से मुद्रा का प्रबंधन करने का कार्य भी किसका, केंद्रीय बैंक का। ये बहुत प्रमुख, बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य था इसका ये। इसके अलावा कृषि वित्त व्यवस्था, यार आज ये जो है कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी हमारी कृषि व्यवस्था आज भी पिछड़ी हुई है ना। तो इसको और डेवलप करने के लिए, कृषि का विकास करने के लिए कृषि को वित्त की आवश्यकता होती है। तो वो वित्त प्रोवाइड करने के लिए आरबीआई ने अपने यहाँ विशेष प्रकार के जो है अपने यहाँ पर विभागों की स्थापना की थी उसने, है ना, कि जो दीर्घकाल के लिए वित्त प्रोवाइड करने के लिए अलग विभाग बनाया उसने, अल्पकालीन वित्त प्रोवाइड करने के लिए अलग विभाग बनाया उसने, है ना। तो विशेष रूप से कृषि व्यवस्था को डेवलप करने के लिए भी, वित्त की व्यवस्था करने के लिए, या कहे कि वित्त का विकास करने के लिए भी आरबीआई का प्रमुख उद्देश्य था, या आरबीआई की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था। तो इन सभी उद्देश्यों को लेकर के ही आरबीआई की स्थापना की गई थी। अच्छा, आप कहेंगे क्या क्या सिर्फ इन्हीं उद्देश्यों के लिए आरबीआई आई थी क्या, तो ऐसा नहीं है। आरबीआई के इन उद्देश्यों के अलावा बहुत सारे उद्देश्य हैं दोस्तों, बहुत सारे उद्देश्य, बहुत सारे रीजन रहे थे आरबीआई को लाने के। ये तो वो प्रमुख उद्देश्य है जो आपको पता होना ही होना चाहिए ताकि आप एग्जाम में लिख सकें, है ना। लेकिन अगर इसके पूरे डिटेल को लेकर के बैठ जाएंगे ना तो शायद एक लेक्चर इस सिर्फ उद्देश्यों पर ही कम पड़ जाएगा। बहुत सारे उद्देश्य थे इसके। जिस प्रकार से हम कार्यों में महत्वपूर्ण कार्यों की बात करेंगे, है ना, कार्य तो बहुत सारे होते हैं आरबीआई के, बहुत सारे कार्य होते हैं, क्लियर है ना। चलिए संगठन की बात कर लेते हैं जैसा, चलिए ठीक है। अब हमने समझ लिया कि आरबीआई की स्थापना हो चुकी है, किन उद्देश्यों से स्थापना हुई थी वो भी ठीक है। तो वर्तमान का जो हमारा आरबीआई है वो कैसा है, वर्तमान के आरबीआई की दोस्तों अगर हम बात करें तो चलिए आइए इसको भी थोड़ा सा हम अच्छे से डिटेल में समझने का प्रयास करते। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की संगठन व्यवस्था लोकतांत्रिक तरीके से की गई थी। गवर्नर, 2 डिप्टी गवर्नर के अलावा निदेशकों की नियुक्ति जो है निजी अधिकारियों के द्वारा की जाती है, लेकिन फिर भी देश की आर्थिक नीति का संपूर्ण संचालन अपने हाथ में रखने के लिए सरकार ने यह अधिकार सुरक्षित रखा था कि यदि केंद्रीय बैंक अर्थात आरबीआई का जो मंडल है, जो संचालक मंडल है, उसकी नीति से अगर सरकार संतुष्ट नहीं होती है तो सरकार का निर्णय ही मान्य होगा। मतलब यहां पर यह जो है आरबीआई का संगठन कुछ इस प्रकार से किया गया था जिसमें आरबीआई के संचालक मंडल की भी भागीदारी हो और सरकार, केंद्र सरकार की भी भागीदारी हो, ताकि दोनों जो है बैठ करके निर्णय ले सके किसी भी मुद्दे पर। लेकिन अंततः अगर केंद्र सरकार अगर जो है आरबीआई के संचालक मंडल के निर्णय से संतुष्ट नहीं होती है तो सरकार उसमें फेरबदल कर सकती है, सरकार का निर्णय ही मान्य होगा। इस प्रकार की व्यवस्था यहां पर की गई थी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम विभागों की बात करें ना तो इसमें विशेष 14 विभाग थे। किसमें, आरबीआई में। आरबीआई बैंक की अगर हम बात करें, आरबीआई बैंक की बात करें तो दोस्तों 14 विभागों से बनकर के ये बैंक बना हुआ था, अर्थात कि इस बैंक के सभी कार्यों को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए 14 विशेष प्रकार के विभागों की स्थापना की गई थी। धारा 6 के अनुसार आरबीआई एक्ट की धारा 6 के अनुसार रिजर्व बैंक अपनी शाखाएं और एजेंसियां भारत के किसी भी कोने में खोल सकती है। रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है ना कहां पर है दोस्तों, मुंबई में है। आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में है। 14 विभागों से ये मिलकर के काम करता है, 14 विभागों के माध्यम से कार्य करता है। 14 विभागों के नाम पूरे डिटेल में मैंने दिए गए। देखिए, सचिव का विभाग, प्रशासकीय विभाग, है ना, लेखे का विभाग, लेखे या व्यय का विभाग, भवन विभाग, क्लियर है, कानूनी
विभाग, विनिमय नियंत्रण का विभाग, कृषि साख विभाग, बैंकिंग परिचालन का, बैंकिंग विकास का विभाग, औद्योगिक वित्त विभाग, गैर बैंकिंग कंपनियों का विभाग, आर्थिक विश्लेषण का, नीति विभाग, ठीक है ना, शोध और सांख्यिकी विभाग, निरीक्षण विभाग, ये सारे विभाग 14 के 14 विभागों का नाम आपको याद होना चाहिए। अगर आप बहुत अच्छे इकोनॉमी के अंदर अगर आप बहुत अच्छे नंबरों की अगर आप उम्मीद करते हैं ना कि ऐसे नंबर आए जो किसी को नहीं आते हैं, तो दोस्तों पढ़ना भी आपको ऐसा पड़ेगा जो कोई नहीं पढ़ता है। ये 14 के 14 विभाग अगर आप आरबीआई के याद कर लेते कि काम चलाने के लिए तो 4 या 5 विभाग भी याद कर लोगे ना, तो बस 4-5 का नाम लिख करके आगे लिख दोगे आदि, है ना, आदि लिख दोगे, काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप वास्तविक इफेक्ट अगर आप एग्जामिनर पे छोड़ना चाहते हैं ना, तो पूर्ण ज्ञान रखिए अपने पास में। सिर्फ 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा आपके अध्ययन में, 5 मिनट अगर आप एक्स्ट्रा देते हो ना, तो 14 विभाग आपको इजीली याद हो जाएंगे, कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी। एक बार कोशिश करेंगे आसानी से याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं मैनेजमेंट की, प्रबंधन की बात करते हैं। प्रबंधन के अब अंतर्गत दोस्तों प्रबंधन कैसे होता है जरा ध्यान दीजिएगा। आरबीआई के प्रबंधन के लिए भी आरबीआई का प्रबंधन देखिए, अधिनियम की धारा, कौन सा अधिनियम, आरबीआई एक्ट है ना, याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, उसकी धारा 8 के अनुसार रिजर्व बैंक का प्रबंध एक केंद्रीय संचालक मंडल के द्वारा किया जाएगा, केंद्रीय संचालक मंडल के द्वारा किया जाएगा। तो भैया आरबीआई का मैनेजमेंट कौन रखेगा, तो उसके लिए एक मंडल की व्यवस्था की गई, एक डायरेक्टर है ना, तो सेंट्रल बोर्ड की व्यवस्था की गई थी, जिसको कहा गया पूरा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या कहा गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है ना। तो इसके राष्ट्रीयकरण के बाद में, जब इसका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो चुका था, इसके बाद में इसमें 20, इस मंडल में 20 सदस्य थे। कितने थे दोस्तों, 20 सदस्य, 20 सदस्य थे इस मंडल में, और इन 20 सदस्यों के द्वारा ही आरबीआई के का पूरा मैनेजमेंट किया जाता था। इस पूरे मंडल में एक गवर्नर हुआ करता है, कितना, एक गवर्नर हुआ करता है। भारत सरकार के द्वारा एक गवर्नर नियुक्त किया जाता है। इसका कार्यकाल कितना होता है मेरे दोस्त, 5 साल का होता है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, याद रखिएगा कि आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, तो दोस्तों भारत सरकार के द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है, और इसकी समाप्ति होने पर, इसकी अवधि की समाप्ति हो जाने पर, 5 साल पूरे होने के बाद में सरकार द्वारा इसको पुनः नियुक्त भी किया जा सकता है। इसके अलावा डिप्टी गवर्नर की दोस्तों बात करें तो भारत सरकार जो है 4 डिप्टी गवर्नर नियुक्त कर सकती है। इनका कार्यकाल भी गवर्नर की ही तरह 5 साल का ही होता है। इसके अलावा स्थानीय बोर्ड में मनोनीत 4 निदेशक होते हैं। कितने, 4 निदेशक। केंद्रीय संचालक बोर्ड के अलावा, केंद्रीय संचालक बोर्ड के अलावा रिजर्व बैंक के 4 स्थानीय बोर्ड भी होते हैं, जो बंबई, कलकत्ता, चेन्नई और नई दिल्ली में जो ये ब्रांचेस हैं इनकी, इन ब्रांचों के जो बोर्ड के जो मेन व्यक्ति होता है, उसको जो है यहाँ पर दोस्तों इस बोर्ड का सदस्य चुन लिया जाता है, या भारत सरकार जो है एक एक निदेशक केंद्रीय बोर्ड के लिए मनोनीत इन बोर्डों से मनोनीत कर सकती है। चारों से एक एक सदस्यों को मनोनीत कर सकती है, किसके लिए, स्थानीय बोर्ड के लिए। क्लियर है ना। तो यहां से कुल मिलाकर देखिए, 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर और 4 यहां से, कितने हो गए मेरे दोस्त, 4 4 8 और 1 9 हो चुके हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे 10 निदेशक। 10 निदेशक, तो इस निदेशक मंडल में 10 सदस्य, देखिए भारत सरकार द्वारा 10 निदेशक अलग से मनोनीत किए जाते हैं। इनका कार्यकाल कितना, 4 वर्ष का होता है, अवधि विशेष याद रखेंगे, ठीक है ना। तो अब हो चुके दोस्तों 10 यहां से हो गए हैं और 9 वहां से हो गए। अब एक व्यक्ति बचा हुआ है, वो एक सरकारी अधिकारी होता है। जो एक व्यक्ति बच गया ना, वो एक सरकारी अधिकारी होता है। वो संभवतः जो ये सरकारी अधिकारी होता है, वो सरकार का, केंद्र सरकार का वित्त सचिव होता है। कौन होता है, केंद्र सरकार का वित्त सचिव होता है। यार वित्त सचिव होगा तभी तो आरबीआई का कार्य कर पाएगा ना, क्योंकि है ना। तो इस प्रकार से ये 20 सदस्य हो जाते हैं दोस्तों इस मंडल के, कंप्लीट 20 सदस्य हो जाते हैं, और इन 20 सदस्यों के द्वारा ही जो है आरबीआई का पूरा मैनेजमेंट देखा जाता है। क्लियर है। तो रिजर्व बैंक का गवर्नर बैंक का सर्वोच्च अधिकारी होता है। कौन होता है, बैंक जो गवर्नर होता है। भैया सिंपल सी बात है, गवर्नर है आरबीआई का, तो गवर्नर ही सबसे बड़ा अधिकारी होगा ना, तो मुख्य कार्यकर्ता भी वही होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके एक बड़े लेकिन महत्वपूर्ण पार्ट की, जिसमें हम बात करेंगे आरबीआई के कार्य की, ठीक है ना। तो फंक्शंस ऑफ आरबीआई पर अब डिस्कस करेंगे, जिसमें देखिए कार्य तो बहुत सारे हैं आरबीआई के कार्य। तो अब देखिए बैंकों का बैंक है, केंद्र सरकार का भी बैंक है, और बैंकर का काम करता है। तो मतलब देश का सबसे बड़ा बैंक है आरबीआई। तो जब सबसे बड़ा बैंक है तो कितने सारे कार्य करेगा, है ना। तो बहुत सारे कार्य करने होते हैं इसको। तो लेकिन अब सारे कार्य तो हम यहाँ पढ़ नहीं सकते, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कार्य हम लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करेंगे सरकार का बैंकर। शॉर्ट में समझते चलिए दोस्तों कि जो रिजर्व बैंक की अधिनियम आया था, उसकी धारा 20, 21 और 22 के अनुसार हम
इसके अंतर्गत बात कर रहे हैं कि बैंक जो है, ये जो रिजर्व बैंक है ना, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या ऐसा कहें कि क्षेत्रीय सरकार या क्षेत्रीय जो संस्थान होते हैं उनका बैंकर के कार्य करती है। या सिंपल शब्दों में सिर्फ इतना समझिए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बैंकर का काम करती है। बैंकर का मतलब क्या हो दोस्तों? उनके प्रत्येक प्रकार के खातों का हिसाब किताब रखना। तो सरकार के खातों का हिसाब किताब कौन रखता है? तो आरबीआई रखती है। कौन रखता है दोस्तों? आरबीआई रखती है। इसके अंतर्गत वह सरकार की धनराशि अपने पास भी रखती है, सरकार की धनराशि अपने पास रखती है। वो सरकार के लिए सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था भी आरबीआई ही करवाती है। सरकार को भी पैसों की जरूरत पड़ती है और पैसे नहीं होते हैं सरकार के पास, तो फिर उसको ऋण की व्यवस्था भी आरबीआई करवाती है। और इस ऋण का बदले में प्रति 1 करोड़ पर 2000 रुपए जो है आरबीआई को एज ए कमीशन प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में भी जो है आरबीआई काम करती है। अगला है नोट निर्गमन का कार्य। तो यार ये तो आप सभी जानते हैं भाई, ये नोट छापने की बात होगी तो कौन छापेगा? 2 से लेकर के 500 2000 तक का नोट कौन छाप सकता है दोस्तों? तो आरबीआई छाप सकती है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक अधिकार प्राप्त है। किसके अंतर्गत है दोस्तों? तो देखिए, धारा 22 के अनुसार रिजर्व बैंक को नोट निर्गमन का एक अधिकार प्राप्त है। धारा 24 के अनुसार रिजर्व बैंक को जो है वर्तमान में देखिए 2 रुपए से लेकर के 2000 तक के नोट छापने का एक अधिकार इसको मिला हुआ है। 1 रुपए का नोट भारत सरकार निकालती है। नोट निर्गमन कार्य न्यूनतम कोष पद्धति के आधार पर किया जाता है। इस पॉइंट को विशेष रूप से आप याद रखेंगे, यहां थोड़ी सी कंफ्यूजन भी होती है, मैं समझा देता हूं आप लोगों को। नोट निर्गमन का कार्य न्यूनतम कोष पद्धति के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर? न्यूनतम कोष पद्धति के आधार पर, है ना। क्या होती है न्यूनतम कोष पद्धति? यार देखिए, एक समय ऐसा था जब जितने नोट निकाल रहे हो ना, इतनी वैल्यू जो है आपको पास धातु के रूप में आपको अपने पास में रखनी होती थी। क्योंकि पहले एक समय ऐसा था जब प्रत्येक बैंक मुद्रा का निर्गमन कर सकती थी, लेकिन जो बैंक मुद्रा का निर्गमन कर रही है ना, उस बैंक को अपने यहां पर इतना सोना या अन्य धातु उतनी वैल्यू की रखनी पड़ती थी अपने पास। लेकिन जब से आरबीआई ने कार्य अपने पास लिया है, तो आरबीआई पे चूंकि सभी पूरा देश विश्वास करता है ना, क्योंकि सरकार का बैंक है, तो जब वो उस पर विश्वास करते हैं तो आरबीआई ने क्या कहा? उसने कहा कि भैया हम एक निश्चित मात्रा में जो है हम हमारे पास में एक धातु रखेंगे, है ना, और लेकिन हम जो मुद्रा का निर्गमन करेंगे ना, साख के आधार पर हम मुद्रा अधिक निर्गमित कर देंगे, अधिक मुद्रा छाप देंगे, है ना। तो इसलिए कहा गया कि न्यूनतम कोष पद्धति के आधार पर जो है मुद्रा का निर्गमन किया जाता है। इसलिए वर्तमान में 200 करोड़ रुपए का न्यूनतम कोष रखना अनिवार्य है। आरबीआई कितना रखती है दोस्तों? 200 करोड़ रुपए मात्र अपने पास रखती है और पैसा छाप करके निकाल देती है बाजार में। क्लियर हुआ? इसी को बोला गया न्यूनतम कोष पद्धति। अगला है विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय। विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय कौन करता है? कोई बैंक नहीं कर सकती विदाउट परमिशन ऑफ आरबीआई। याद रखिएगा, आरबीआई की परमिशन के बिना कोई भी व्यापारिक बैंक या कोई भी विदेशी बैंक जो है ना, ये कार्य विदेशी कार्य करने वाली जो बैंकें होती है ना, कल हमने पढ़ा हुआ था बैंकों के बारे में, तो वो कोई भी बैंक जो है आरबीआई की परमिशन के बिना विदेशी जो मुद्रा होती है उसका क्रय विक्रय नहीं कर सकती है। इसीलिए रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 40 के अनुसार रिजर्व बैंक के द्वारा दिल्ली, बंबई, कोलकाता और चेन्नई में यहां पर ये 4 दिल्ली, बंबई, कलकत्ता और चेन्नई, ये 4 तो विशेष शाखाएं डाली गई है जहां पर विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय होता है। लेकिन इसके अलावा सुविधा के अनुसार सरकार ने अलग अलग जगह पर भी केंद्र डलवा दिए गए हैं आरबीआई से निवेदन करके, और उन केंद्रों से भी जो है विदेशी मुद्रा का लेन देन होता है। क्लियर है? तो ये सारा विदेशी मुद्रा का जो लेन देन होता है, ये सारा कार्य आरबीआई के अंडर में ही होता है। अगला है अनुसूचित बैंकों का दायित्व और नियंत्रण। यार देखिए, देश में कितने बैंक काम कर रहे हैं, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक या सभी प्रकार के जो बैंक है किस प्रकार से काम कर रहे हैं, उन सब पर नियंत्रण रखने का काम कौन करेगा? तो आरबीआई करेगी। जितने भी प्रकार के बैंक है सबके सब आरबीआई के अंडर में ही काम कर रहे हैं। तो देखिए, रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार के धारा 42 के अनुसार रिजर्व बैंक प्रत्येक अनुसूचित बैंक के कुल दायित्वों का कम से कम 3% भाग अपने पास रखेगा, है ना। तो देखिए, जो आपके व्यापारिक बैंक होते हैं उनसे कहा गया ना, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को सीआरआर, है ना, कैश रिजर्व रेशियो पढ़ाया था आप लोगों को, है ना। तो नगद अनुपात, है ना, नगद कोष अनुपात उसको मैंने पढ़ाया था, कहा था कि एक निश्चित प्रतिशत जो है बैंकों को आरबीआई के पास में रखना पड़ता है, और आरबीआई उस सीआरआर, उसको सीआरआर बोलते हैं, तो सीआरआर पर बैंकों को आरबीआई कोई ब्याज नहीं देती है। तो बैंकों के पास जितनी जमा पूंजी होती है, उस जमा पूंजी का एक विशेष प्रतिशत जो है अपने पास आरबीआई अपने पास रख लेती है ना, गारंटी के तौर पर कि आप जो है जनता का पैसा खा करके भागेंगे नहीं। क्लियर है? आरबीआई उस पर कोई ब्याज नहीं देती है। तो सीआरआर
सीआरआर कौन रखता है? आरबीआई रखती है। क्लियर है? आगे है अनुसूचित बैंकों के आंकड़ों का प्रकाशन। आपने देखा होगा ना कि बैंक जो है शनिवार को काम नहीं करती, अंतिम जो शनिवार सेकंड और फोर्थ जो शनिवार काम नहीं करती है, और विशेष रूप से शनिवार को बैंक कुछ ज्यादा ही बिजी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि उनको जो है ना शनिवार को अपना पूरा डेटा जो लेखा जोखा होता है ना वो आरबीआई को सेंड करना पड़ता है। उनका जितनी भी एक्टिविटी होती है बैंकों की वो सबके सब आरबीआई को सेंड करनी पड़ती है, क्योंकि आरबीआई जो है बैंकों का साप्ताहिक रूप से सभी बैंकों के जो डेटा होते हैं, आंकड़े होते हैं ना, उनको प्रकाशित करती है और ये अनिवार्य है। क्लियर है? तो आरबीआई जो है देखिए धारा 43 के अनुसार रिजर्व बैंक के द्वारा देश के सभी अनुसूचित बैंकों की जमा और दायित्व, किस बैंक के पास में कितना जमा है, कितनी उसकी लायबिलिटी है, ये सारी बातें जो है ना सामूहिक रूप से, अलग अलग नहीं, सामूहिक रूप से जो है एक अंक प्रकाशित करके साप्ताहिक रूप से उसको जो है पेपर में छपवा देती है। और रिजर्व बैंक ये आंकड़े जो है अनुसूचित बैंकों से प्रति सप्ताह प्राप्त करके उनको सामूहिक रूप से प्रकाशित करवा देता है। क्लियर है? नेक्स्ट है स्टेट बैंकों प्रतिनिधित्व। यार देखिए आरबीआई ने जो है ना, आरबीआई ने सिंपल बोल रखा है कि यार भैया जहां पर मैं नहीं हूं वहां पर मेरे एजेंट के रूप में आरबीआई काम करेगा। सिंपल सी कहानी है। आरबीआई की शाखाएं जगह जगह नहीं है, ज्यादा शाखाएं नहीं है, अगर हर जगह कार्यालय नहीं है तो जहां पर आरबीआई नहीं पहुंच पा रही है ना वहां पर स्टेट बैंक को पहुंचा दिया गया है। उसको कहा गया काम कीजिए स्टेट, आप जाइए मेरे एजेंट के रूप में काम कीजिए, जहां जहां मेरी शाखा नहीं है वहां अपनी शाखाएं डालिए, मेरे एजेंट के रूप में काम कीजिए। और ये कंट्रोल जो है स्टेट बैंक मात्र को, ओनली स्टेट बैंक है ना, सिर्फ स्टेट बैंक। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये सारे कार्य जो है इसके अंतर्गत किए जाते हैं। इसके अलावा कृषि शाख विभाग, तो कृषि को लेकर के ज्यादा ही नर्म है कौन? आरबीआई, क्योंकि भैया एक विशेष उद्देश्य भी था, कृषि का विकास करने के लिए आरबीआई को लाया गया था, है ना, क्योंकि कृषि व्यवस्था उस समय बहुत पिछड़ी हुई थी। तो कृषि शाख विभाग की व्यवस्था करने के लिए तो अधिनियम की धारा 54 के अनुसार कृषि शाख विभाग की स्थापना का प्रावधान किया गया। यह विभाग कृषि शाख संबंधी समस्याओं का अध्ययन करके केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सहकारी बैंकों और अन्य बैंकों को परामर्श देने का कार्य करता है। कुल मिलाकर के कृषि शाख की व्यवस्था करने के लिए यह केंद्र सरकार को भी परामर्श देगा, राज्य सरकार को भी देगा, या सहकारी या कृषि संबंधी जो बैंक हैं उनको भी परामर्श देने का कार्य करता है। इस प्रकार से हमारे 7 विशेष प्रकार के आरबीआई के कार्य होते हैं कंप्लीट। और इसी के साथ में दोस्तों हमारा ये सेशन हो जाता है कंप्लीट। बताइएगा मुझे कोई डाउट हो तो प्लीज बताइएगा कमेंट करके, कोई हिचकिचाहट मत रखिए। बिल्कुल डाउट हो तो बिल्कुल बता सकते हैं आप। सबके अलावा रिजर्व बैंक के द्वारा शाख नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है दोस्तों, अगर इसको भी मैं इसी पार्ट में जोड़ देता तो सेशन को बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। इस कारण से इसके अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि आरबीआई के द्वारा शाख का नियंत्रण कैसे किया जाता है, बाजार पर कंट्रोल कैसे करती है आरबीआई, उस पर हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, और एंड तक लास्ट तक बने रहने के लिए विशेष धन्यवाद आप लोगों का। चलिए मिलेंगे अगले सेशन।